आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। न्यायपालिका सरकार का एक ऐसा अंग है जिसके बिना हम किसी भी समाज या राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। और डॉक्टर गार्नर ने इसके बारे में कहा भी है कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रहता है, ये बात समझ में आ सकती है, लेकिन किसी भी समय ऐसे राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था न हो। तो अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र में न्यायपालिका का महत्व अधिक होता है। प्रजातंत्र अपने स्वभाव से ही मर्यादित शक्तियों वाला शासन होता है और शासन को इस प्रकार की मर्यादा में रखने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा हम अन्य शासन व्यवस्थाओं में भी न्यायपालिका की आवश्यकता होती है, पर लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें न्यायपालिका अत्यंत आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त संघात्मक शासन व्यवस्था में भी न्यायपालिका का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका अभियोगों के निर्णय के साथ ही साथ संविधान की व्याख्या और रक्षा करने का कार्य भी करती है। न्यायपालिका केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों को उनकी निश्चित सीमाओं में रखने का कार्य भी करती है। न्यायपालिका किसी भी व्यवस्थापिका के किसी भी कार्य को अवैध घोषित कर सकती है अगर वो संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करे, और न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी शासन व्यवस्थाओं में, चाहे वो संघात्मक हो, एकात्मक हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो, न्यायपालिका की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब हम न्यायपालिका के कार्यों के बारे में बात करेंगे। न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने का कार्य तो करती ही है, इसके अलावा नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है, स्वतंत्रता में वृद्धि करती है, अपराधों पर नियंत्रण लगाती है और समाज से सुरक्षा की भावना बनाए रखती है। इसके कार्यों को हम इस प्रकार देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है अभियोगों का निर्णय। व्यक्तियों में विचार भेद और स्वार्थों की भिन्नता के कारण समय समय पर अनेक तरह के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिसमें फौजदारी विवाद भी हो सकते हैं, दीवानी विवाद भी हो सकते हैं। दीवानी विवाद वो होते हैं जो पैसे के लेन देन से संबंधित होते हैं, और फौजदारी जो लूट मारपीट इस तरह के विवाद जो होते हैं फौजदारी विवाद के अंतर्गत आते हैं। न्याय विभाग का सबसे पहला कार्य ये होता है कि विद्यमान कानूनों के आधार पर इन विवादों का निर्णय किस तरह से किया जाए। प्राचीन काल से ही सभी देशों में न्याय व्यवस्था किसी न किसी तरह से कार्य करती रही है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है न्यायपालिका का कानूनों की व्याख्या करना। कानूनों की भाषा सदैव ही स्पष्ट नहीं होती और अनेक बार कानूनों की भाषा के संबंध में अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रत्येक परिस्थिति में कानूनों की अधिकारपूर्ण व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। न्यायालयों द्वारा की गई इस प्रकार की व्याख्याओं की स्थिति कानूनों के ही समान होती है। इस प्रकार न्यायपालिका कानून विषयक संदेहपूर्ण परिस्थितियों की निश्चित व्याख्या देकर और उनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके कानून का क्षेत्र व्यापक बना सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है औचित्य या इक्विटी। इक्विटी के आधार पर कानून निर्माण करना। कानूनों का स्वरूप चाहे कितना भी विस्तृत क्यों न हो, न्यायालय में अनेक ऐसे विवाद उपस्थित होते हैं जिनका निर्णय वर्तमान कानून के द्वारा नहीं किया जा सकता। न्यायालयों के द्वारा इस प्रकार के विवादों का निपटारा विवेक, औचित्य और स्वाभाविक तथ्य के सिद्धांत का आश्रय लेकर किया जाता है। भारत के प्राचीन विधि शास्त्री ने भी इसी को धर्म और सत्य के नाम से पुकारा है। न्यायाधीश औचित्य, धर्म और सत्य के आधार पर ही निर्णय करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि औचित्य के आधार पर कानूनों का निर्माण करना भी न्यायपालिका के कार्य के अंतर्गत आता है। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है
व्यक्ति स्वातंत्र्य और अधिकारों की रक्षा। व्यक्तियों की स्वतंत्रता में दो तरफ से बाधा उपस्थित हो सकती है, एक तो अन्य व्यक्तियों द्वारा या फिर राज्य के द्वारा। न्याय विभाग इन दोनों ही बाधाओं को दूर करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। यदि शक्तिशाली व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयत्न करता है तो पीड़ित पक्ष न्यायालय की शरण लेकर शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से रोक सकता है और उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों के लिए दंड दिलवा सकता है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति ये है कि व्यक्ति और राज्य के संबंध को संविधान द्वारा ही मर्यादित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका कार्यपालिका या किन्हीं पदाधिकारियों द्वारा संवैधानिक या कानूनी मर्यादा भंग करने का अगर प्रयास किया जाता है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण लेकर उनको ऐसा करने से रोक सकता है। पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है न्यायपालिका का घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना, डिक्लेरेटरी जजमेंट्स। कभी कभी जाने या अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण कर देती है जो अस्पष्ट या पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हैं। न्यायालयों का ऐसे कानूनों के संबंध में घोषणात्मक निर्णय देने का अधिकार होता है। अनेक राज्यों में इस प्रकार की भी व्यवस्था है कि बिना किसी प्रकार के विशेष मुकदमे के ही व्यक्ति कानूनों का स्पष्टीकरण या उसके औचित्य एवं अनौचित्य के संबंध में निर्णय मांग सकते हैं और न्यायालय द्वारा दिए गए इस प्रकार के निर्णय भी घोषणात्मक निर्णयों के अंतर्गत आते हैं। छठा महत्वपूर्ण कार्य है इसका संविधान के रक्षण का कार्य। न्याय विभाग संविधान की पवित्रता तथा उसमें प्रतिपादित व्यवस्था की रक्षा का कार्य भी करता है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों के संविधान कठोर है, उनमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर किया जाता है और संविधान द्वारा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका संविधान के प्रतिकूल कोई कार्य करती है तो न्यायपालिका इस प्रकार के कानूनों या कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इस तरह से न्यायपालिका संविधान की रक्षा का कार्य भी करती है। सातवां महत्वपूर्ण कार्य है परामर्श संबंधी कार्य। अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि न्यायपालिका निर्णय देने के साथ साथ कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का कार्य भी करती है। यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार का परामर्श मांगा जाए, उदाहरण के लिए जैसे इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति से सरकार वैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर परामर्श लेती थी, इसी तरह से ऑस्ट्रिया, पनामा, बल्गारिया, स्वीडन, भारत आदि देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि सरकार अगर चाहे तो कानूनी प्रश्नों पर न्यायपालिका से परामर्श ले सकती है। आठवें विविध कार्यों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि न्यायालयों को प्रतिबंधात्मक आदेश देने का अधिकार होता है। वे किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कह सकते हैं कि जब तक उनके द्वारा अभियोगों की पूरी जांच न हो अथवा निर्णय न हो तब तक वे इस संबंध में कोई कार्य न करें और इस आदेश के उल्लंघन को न्यायपालिका का अपमान समझा जाता है। इसके अलावा न्यायालय कुछ विभागीय अथवा प्रशासनिक कार्य भी करते हैं, जैसे अपने लिपिकों की नियुक्ति करना तथा निचली अदालतों का निरीक्षण करना। इसके अलावा न्यायालयों के और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना, नागरिक विवाह की स्वीकृति देना, अल्पसंख्यकों के संरक्षक और संपत्ति के प्रबंधकर्ता नियुक्त करना। इस तरह से अन्य कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं। वर्तमान समय में न्याय विभाग एक महान कार्य का संपादन भी करता है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है। तो ये हम इस तरह से हम न्यायपालिका के कार्यों का अवलोकन कर सकते हैं।